हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है वो हमने देख लिए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इक्वल वेक्टर्स किन्हें कहते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोलिनियर और कोइनिशियल वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स क्या है इसके नाम से हमें समझ में आता है कि यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो दोज वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव देयर मैग्नीट्यूड एज यूनिटी आर नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कितना होता है, वो यूनिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा 1 आएगी। अब यूनिट वेक्टर अगर ये तो सिंपली किसी भी वेक्टर यूनिट वेक्टर के लिए हो गया, लेकिन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हर वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ उसका एक यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड होता है, और वो जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसके लिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई वेक्टर ए क्वांटिटी है, कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, फिर ए वेक्टर एक वेक्टर है। इसका जब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उस कैपिटल ए लिख के उसके ऊपर हम इस टाइप से एक कैप बना देंगे। कैपिटल ए लिख के उसके ऊपर हम एक इस टाइप का कैप बना देंगे, तो इसको पढ़ते हैं ए कैप। ठीक है, तो ये ए कैप, बी कैप, आई कैप, सी कैप, जे कैप। ठीक है, ये इस टाइप से जो जो भी सिंबल्स आएंगे उसका मतलब होगा कि हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट आता है कि अब यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। तो सपोज करिए हमारे पास में कोई वेक्टर ए वेक्टर एक हमारे पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसको हम लिखेंगे ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। क्लियर है? ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। या फिर सिंपली मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो मोड ऑफ ए है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इन टू ए कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोड ऑफ ए है ये क्या चीज़ बता रहा था, ये बताता है हमें मैग्नीट्यूड को, है ना। ये हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। मोड मतलब मैग्नीट्यूड है इसका। और ए कैप किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है यूनिट वेक्टर को। और हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन को बताता है। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है, ये यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वेक्टर ए क्वांटिटी है ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है। क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो वेक्टर ए क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो वेक्टर बना है वेक्टर ए। तो हमें पहला पता भी है ये चीज़ कि भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी एसोसिएट करना ज़रूरी है। चलिए, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। सपोज करिए इसका एक एग्जांपल हमें समझना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, सपोज करिए मैं कह देता हूँ 5i। ठीक है, अच्छा। अब ये आई क्या चीज़ है हम देखेंगे कि, चलिए इसको पहले आई जे के बता देते हैं कि क्या चीज़ है। ओके, सपोज करिए ये हमारे पास में 3 डायमेंशन के अंदर ये है एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास में ये 3 एक्सिस हमें मिल गई। अब ये क्या कह रहा है कि सपोज करिए कोई उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन, है ना। ये 0 0 पॉइंट जो है ये हो जाएगा ओरिजिन।
तो अब ये क्या कह रहा है कि आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सब क्या चीज़ होती हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है वो ओ एक्स के अलोंग जा रही है। किसके अलोंग जा रही है? ओ एक्स के अलोंग। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगी ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम लिखेंगे स्मॉल आई बनाकर, उसके ऊपर इस टाइप से कैप लगा के, तो इसको हम लिखते हैं आई कैप। इसको कहते हैं हम आई कैप। या सिंपली इसके ऊपर कैप ना भी लगाया जाए, सिंपली इसको आई लिखा जाए, तब भी इसका मतलब वही होगा कि ये आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम यूज़ करते हैं जे कैप को। ठीक है, स्मॉल जे बनाया, स्मॉल जे के ऊपर हमने कैप लगा दी। ये स्मॉल जे कैप जो है ये बताएगा कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। और इसी तरीके से जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल के लिख के उसके ऊपर कैप लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ओरिजिन से यहाँ ओरिजिन को डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव होती है और दूसरी डायरेक्शन उसकी नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर भी हमारे पास में एक तो प्लस एक्स डायरेक्शन मिलेगी और दूसरी माइनस एक्स। तो जो माइनस एक्स डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आई से। इसी तरीके से जो माइनस वाई डायरेक्शन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस जे कैप से, और जो माइनस जेड डायरेक्शन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के कैप से। क्लियर है? तो आई कैप, जे कैप और के कैप क्या चीज़ है? आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, सो आई स्मॉल है, आई जे एंड के, स्मॉल के सारे स्मॉल में रहेंगे, आर द यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis। क्लियर है? ये क्या चीज़ है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं along द x axis, y axis and z axis। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हमें लिखना हो तो हम इन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो जैसे अब इसको किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, नो, सपोज करिए हमारे पास में ओके, ये हमने 2 डायमेंशन की एक्सिस ले रखी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले रखी है। यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब सपोज़ करिए कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया? सपोज़ करो हमने कहा ये पॉइंट ए है और ये है ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन और पॉइंट ए, यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2 डायमेंशन में हम इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कहते थे कि एक्स एक्सिस से ये कितनी दूर गया है और वाई एक्सिस से ये कितनी दूर गया है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर लेते थे। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करते थे? उसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इस टाइप से लिख देते थे, है ना? तो ये तो हो गया 2 डायमेंशन के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हमने कहा था कि वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो बनाना पड़ेगा जो कि ओरिजिन से इसको मिलाता होगा। तो ये जो ओ ए बन गया है ये बन जाएगा ए वेक्टर। ठीक है,
ये जो ओ ए है, ओरिजिन से ए तक की जो एरो बन के आई है, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है, सॉरी वाई एक्सिस से तो एक्स डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। यही मतलब हुआ इसका, एक्स एक्सिस से तो वाई डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से ये एक्स डिस्टेंस पर है। तो अब इसको जब वेक्टर के फॉर्म में हमें लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर, वेक्टर के लिए ऊपर हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो का साइन लगाएंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, इसका एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस गया था, ये एक्स डायरेक्शन में स्मॉल एक्स डिस्टेंस गया है। तो स्मॉल एक्स ये तो इसके लिए मैग्नीट्यूड का काम करेगा, लेकिन हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो उसका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, वो होता है आई कैप। तो हम इसको लिख देंगे एक्स इंटू, सॉरी हम इसको लिख देंगे एक्स इंटू आई कैप। क्लियर है। ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमने ये क्या कहा कि ये ए पॉइंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल एक्स डिस्टेंस तक गया है। तो जब स्मॉल एक्स डिस्टेंस गया है तो स्मॉल एक्स तो इसके लिए मैग्नीट्यूड का काम करेगा। इस मैग्नीट्यूड को अगर मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी डायरेक्शन थी आई कैप, तो ये बन गया एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर। फिर प्लस करके मैं इसको कहूँगा कि वाई डायरेक्शन में कितना गया है, वाई डायरेक्शन में हम कहेंगे कि सर ये स्मॉल वाई तक गया है, और स्मॉल वाई तो गया है लेकिन वाई डायरेक्शन में इसकी जो यूनिट वेक्टर वो कितनी है, वो हमने कहा था कि वो जे कैप के बराबर है। तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गया इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशन में यूज़ कर रहे हैं। तो जब 2 डायमेंशन में है तो 3 डायमेंशन में भी हम इसको इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जैसे 3 डायमेंशन में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर लेंगे, 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास में एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर आई कैप भी होगा, यहाँ जे कैप होगा, यहाँ पर के कैप होगा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर सपोज़ करो हमारे पास में कोई यहाँ पर पॉइंट ए है, तो 3 डायमेंशन के अंदर इसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। पहला चाहिए स्मॉल एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट, दूसरा चाहिए स्मॉल वाई यानी वाई एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट, और तीसरा चाहिए जेड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट। ये इसका हो गया ओरिजिन पॉइंट। हम कह रहे हैं कि ओरिजिन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ओरिजिन से पॉइंट ए को मिला देंगे, ओरिजिन से पॉइंट ए को मिला देंगे, तो ये बन गया इसका वेक्टर ए, ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आ गया, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, एक्स डायरेक्शन में कितना गया था, मैग्नीट्यूड था इसका एक्स और आई है इसका यूनिट वेक्टर, तो ये लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में, और प्लस जेड के कैप। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सपोज करिए हमें फाइंड आउट करना है इस, ये इक्वेशन फर्स्ट मैं डाल देता हूँ, ये सेकंड डाल देता हूँ। तब मुझे फाइंड आउट करना है ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है सपोज करिए। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू, क्या बताया था हमने बताया था ये है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए, यही फार्मूला था। तो यहाँ पे वेक्टर ए तो हमें पता है कि ये रहा, ये चीज़ है, ये वेक्टर ए है, लेकिन मोड ऑफ ए नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालेंगे। सो ए का मोड यानी कि ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू, अब जैसे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है,
ये जो आई है, आई के साथ में जो इसका कोफिशिएंट है दैट इज़ एक्स, और जे के साथ में इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ वाई, तो हम इसको करेंगे अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट यानी कि वाई स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा ये बनेगा हमारे लिए, हमारे पास में आएगा ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से ए कैप की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, यानी कि यहाँ से यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर का मतलब एक्स आई और प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, ये बन गया हमारे पास में यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर क्वांटिटी। तो सपोज़ करिए हमारे पास में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि सपोज़ करो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दूसरे के, सिंपली हमें इतना सा याद रखना है कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। जैसे सपोज़ करिए हमारे पास में हमने कहा कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू है 2i और प्लस 3j, ये हमारे पास में वेक्टर ए क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है मुझे कितने से, मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 एक स्केलर नंबर है, तो 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज़ 10i और प्लस 5 इंटू 3 दैट इज़ 15। तो ये बन गया मेरे पास में 10i प्लस 15j। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, तो इस टाइप से ये डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा। अगर इसी तरीके से डिवाइड मुझे करना होता, मुझे ए वेक्टर को 5 से डिवाइड करना होता तो क्या हो जाता, तब यहाँ पे आई कैप का जो प्रोडक्ट है उसको मैं 5 से डिवाइड कर देता और प्लस जे का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 3 उसको भी मैं 5 से डिवाइड कर देता। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या डिवीज़न कर सकते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। तो अब जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जल्दी से। ए फिजिकल क्वांटिटी m मास दे रखा है, m इज इक्वल टू 3 kg इज मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर सच दैट f वेक्टर इक्वल टू एम ए। तो ये फोर्स के लिए यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, हम जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, ये फोर्स का फार्मूला दे रखा है, जिसमें ए वेक्टर चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट वार्ड्स। तो यहाँ पर इसने ईस्ट वार्ड्स यानी कि ओके, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये है नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, सॉरी ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मास जो है 3 kg है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन रहा है, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए तो बन रहा है, यहाँ पे ए जो है वो ए वेक्टर क्वांटिटी है और m जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर का मतलब हमने कहा था कि स्केलर जो क्वांटिटी होगी उसको डायरेक्ट हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट वर्ड। तो हम कहेंगे कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ईस्ट वर्ड्स यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, ये लगेगा ईस्ट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में, 9 न्यूटन का फोर्स लगा ईस्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
-4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये नेगेटिव जा रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये कहेगा कि ये साउथ डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होगा, है ना। जब हम ये कह रहे हैं कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये नॉर्थ वर्ड्स है, नॉर्थ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि ये जब -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं तब ये -4 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि अब जब ये -4 नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, साउथ डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको साउथ डायरेक्शन जब लेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ वर्ड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली 3 इंटू -4 यानी कि माइनस का 12 न्यूटन नॉर्थ वर्ड्स या फिर जस्ट उसका अपोजिट 12 न्यूटन ऑफ साउथ वर्ड्स। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो है उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक यू।